बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 की एग्जाम्पल नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टेटमेंट ये है, डिराइव अ रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का रिलेशन हमने डिराइव करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस की मदद से हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालेंगे। टाइम the various possible factors on which the time period t may depend are। टाइम पीरियड जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या कर सकता है वो ये हैं, लेंथ है पेंडुलम की, मैस है, एंगल है और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब हम सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो उसकी जो सिंपल पेंडुलम की स्ट्रिंग है, लाइन है, वो वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा है। तो जो भी पॉसिबल फैक्टर्स, जो जो टर्म्स सिंपल पेंडुलम में आ रही हैं, उन सब को लिख दिया कि टाइम पीरियड इन पे डिपेंड कर सकता है। तो आप बताएं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं डायमेंशंस की मदद से। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। तो हमें ये नहीं बताया गया कि टाइम पीरियड लेंथ, मैस, एंगल या एक्सेलरेशन जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली है या इनका दो गुना है, इनकी पावर क्या है। बस बता दिया कि इन फैक्टर्स पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब इस गिवन डाटा की मदद से हम टाइम पीरियड को लिख लेंगे कि जो टाइम पीरियड है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसकी पावर हम फर्ज कर लेते हैं ए है, और नेक्स्ट मैस है, इसकी पावर फर्ज कर लिया बी है, एंगल थीटा है, इसकी पावर सी, और एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी पावर फर्ज कर लिया डी। तो हमने ये जनरल इक्वेशन लिख ली, जनरल एक्सप्रेशन लिख लिया। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके इक्वलिटी का साइन लगाएं तो हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट लगा दिया, एल की पावर ए है, एम की पावर बी है, थीटा की पावर सी है और जी की पावर डी है। अब हम ये जानते हैं कि अगर एक इक्वेशन जो है वो दुरुस्त है तो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन की डायमेंशंस लिखूं, यानी लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन मैंने लिखी और इधर मैं राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखता हूँ, जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं सबकी कांस्टेंट की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन पावर ए है, चाहे पावर अंदर भी लिखनी इस तरह से, लेकिन मैं बाहर लिखता जा रहा हूँ, मैस की डायमेंशन है, एंगल थीटा की डायमेंशन है और जी की डायमेंशन है। पावर्स मैंने ब्रैकेट के बाहर लगा ली है। तो ये मेरे पास एक डायमेंशंस की सूरत में इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी कि ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, मैं इसके लिए लिख दूंगा 1। हम इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेते हैं साथ। ये जो लेंथ है इसकी डायमेंशन जो है वो हम लिख लेते हैं, दैट विल बी एल, उसकी पावर ये आ गई। मैस बेस क्वांटिटी है, बल्कि अभी मैं इसको नहीं लिखता, मैं बस ये लिख देता हूँ कि कांस्टेंट की डायमेंशन 1 है। मैं लेंथ को ऐसे लिख लेता हूँ, भी मैस को भी ऐसे लिख दिया। ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो जो बेस क्वांटिटीज़ नहीं हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनको मैं बेस क्वांटिटीज़ की सूरत में लिखता हूँ। थीटा को हम डिफाइन करते हैं किसी भी सर्कल में, किसी भी कर्व में, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, इसकी पावर सी है, और एक्सेलरेशन है जी है, एक्सेलरेशन की मैं जनरल डेफिनेशन लिखता हूँ, इसे लिखते हैं वेलोसिटी ओवर टाइम, इसकी पावर आ गई डी। ठीक है जी। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इन टर्म्स की डायमेंशंस अलग-अलग से लिख के फिर इस इक्वेशन में दर्ज कर दें, लेकिन मैं इसी एक इक्वेशन से सॉल्व करूँगा। तो अब डायमेंशन आ जाएगी टाइम की लेफ़्ट हैंड साइड पे
राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट की डायमेंशन लिखा था 1, ये तो ख़त्म हो गया। लेंथ की डायमेंशन है a, मैस है इसकी डायमेंशन है b, और आर्क लेंथ जो है ये लेंथ होती है, इसे मैं l लिख लेता हूँ। रेडियस भी लेंथ होती है, इसे भी मैं स्मॉल l लिख लेता हूँ कि ये लेंथ है। इनकी पावर है c। और यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम मैं इसे लिख लेता हूँ 1/t, ये वेलोसिटी टाइम आ गया। और वेलोसिटी को मैं डिफ़ाइन करता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन है, तो मैंने डेराइव्ड क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट किया बेस क्वांटिटीज़ की सूरत में। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, ये एक बेस क्वांटिटी है। अब मैं तमाम बेस क्वांटिटीज़ जो लिखी हैं इनकी डायमेंशंस पुट कर दूंगा। टी की डायमेंशन है, लेंथ के लिए डायमेंशन होगी कैपिटल एल, मैस के लिए कैपिटल एम, उनकी पावर 7 आ रही हैं। और ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, तो ये आ जाएगा L/L। और ये है डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ और टाइम के लिए T/T, ये भी T और ये भी T टाइम। तो ये डायमेंशन बन जाएगी L की पावर A, M की पावर B, और इसको हम लिख सकते हैं L इनवर्स इस L की पावर 1, ये बटे से ऊपर जाएगा पावर -1, और ये L T और T मिलके बनेगा T², तो ऊपर जाएगा T की पावर -2। अब नेक्स्ट देखें, हम इन तमाम को कंबाइन करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम एक दफ़ा फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा L पावर A, M पावर B, और ये होगा L की पावर 0, और इसकी टर्म है C, और नेक्स्ट है LT-2। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं L पावर A, M पावर है B, और ये L की पावर 0 है। L की पावर 0 का मतलब 1, तो ये 1 लिख दिया, ऊपर पावर है C। यहाँ से ये पता चल रहा कि ये थीटा वाली टर्म जो है ये ख़त्म हो रही है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। तो नेक्स्ट है L पावर, ये अलग-अलग पावर लिखें तो L की पावर ये है L की पावर D और ये -2, L की पावर D और T की पावर -2D। तो ये C वाली टर्म तो ख़त्म हो गई, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो बाकियों को हम कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिखें, ये बनेगा L पावर A और ये प्लस L पावर D। M की पावर है B और T है तो उसकी पावर है -2D। अब हम ये जानते हैं कि एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है। तो मैं दोनों तरफ कंपैरिजन करता हूँ। हम दोनों तरफ डायमेंशंस का कंपैरिजन करें तो हम लिख लेंगे रिज़ल्ट को बाय कंपेयरिंग। हम लेंथ की डायमेंशंस दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। इस तरफ लेंथ नहीं है तो इस तरफ लिखेंगे L की पावर 0, और इस तरफ है L की पावर A प्लस D। और टाइम के लिए लिखेंगे, टाइम की पावर इधर 1 है और इधर टाइम है T पावर -2D। और M के लिए लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे मैच नहीं है, M पावर 0 आएगा, और इधर है M पावर B। तो यहाँ से अब हम ये पावर्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं A, B और C के लिए। तो यहीं पे नेक्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ से इक्वेशंस। यहाँ से इक्वेशन आएगी A प्लस D इज़ इक्वल टू 0। डायमेंशंस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगी। और यहाँ से लिखेंगे 1 इज़ इक्वल टू -2D, जिसका मतलब ये होगा कि D की वैल्यू हमने निकाल ली -1/2, ये D निकाल लिया। और यहाँ से 0 इज़ इक्वल टू B, हमारे पास B की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई। हम A की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो A की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी A प्लस D इज़ इक्वल टू 0, A इज़ इक्वल टू -D एंड A इज़ इक्वल टू -D की वैल्यू -1/2 है, तो A की वैल्यू आ गई 1/2। हमने जो
ए बी और सी और डी पावर्स थी, उनकी वैल्यूज़ निकाली, तो सी वाली टर्म तो वैसे ही ख़त्म हो गई। अब ये इक्वेशन बताती है कि टाइम पीरियड 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा, लेंथ पे, मैस पे और टाइम पे। फर्दर बी की पावर ज़ीरो ये बता रही है, बी वैल्यू ज़ीरो बताती है कि मैस पे भी डिपेंड नहीं करता। बहरहाल हम अब ऐसा करते हैं, हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़ ऑफ ए बी डी इन इक्वेशन 1। सपोज ये हमारी इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे ए बी डी की वैल्यूज़ पुट की तो हमारी ये टर्म्स बन जाएंगी। हमारा ये फॉर्मूला बनेगा T इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, L की पावर हमने निकाली है जो कि A है, दैट इज़ 1/2, M की पावर 0 है और G की पावर है -1/2। M की पावर 0 का मतलब कि ये टर्म यहाँ से ख़त्म हो गई, बाकी हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। ये एक कांस्टेंट, L की पावर 1/2, G की -1/2 पावर है, इसे बटे में ले जाएं तो इसकी पावर +1/2 बन जाएगी। और फर्दर हम इसको फाइनली लिखेंगे टाइम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर हम स्क्वायर रूट में लिखें तो ये बनेगा L स्क्वायर रूट ओवर G स्क्वायर रूट। तो ये हमने डायमेंशंस की मदद से, डायमेंशनल एनालिसिस से टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, जो कि है कांस्टेंट इनटू L स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम डायमेंशंस की मदद से नहीं निकाल सकते। यहाँ कांस्टेंट 10 हो, कांस्टेंट की वैल्यू 50 हो, 2 हो, 7 हो, 9 हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती, तो हम डायमेंशंस की मदद से कांस्टेंट को डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये हमने एक फार्मूला निकाल लिया टाइम पीरियड का विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस।